afternoon, Suga. Today we are going towards the last part of the boundary condition. पिछले दो लेक्चर में अपन ने बाउंड्री कंडीशन क्या है ये पढ़ा, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन देखा, मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन देखा, उनकी कंडीशंस क्या थी वो देखा। जैसे अगर अपन याद करते हैं डायलेक्ट्रिक मीडियम, तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की जो बाउंड्री कंडीशन है फॉर टेंजेंशियल इज इक्वल टू ET1 इज इक्वल टू ET2 और फॉर नॉर्मल इट इज DN1 इज इक्वल टू DN2। उसी तरीके से फॉर मैग्नेटिक कंपोनेंट इट इज ST1 इज इक्वल टू ST2 एंड BN1 की जगह पर BN1 इज इक्वल टू BN2। ठीक है। फिर कंडक्टर फ्री स्पेस और कंडक्टर के साथ में जो बाउंड्री कंडीशन थी वो टेंजेंशियल के लिए ET इज इक्वल टू 0 और नॉर्मल के लिए DN इज इक्वल टू रू। ठीक है। अब उसी पे बेस अपन अगला जो पार्ट है इस यूनिट का वो देखेंगे। दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट पार्ट विच इज रिलेटेड टू बाउंड्री कंडीशन। इट इज एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशन। अब दो तरीके की बाउंड्री कंडीशन है, एक है इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन और एक है मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन। अब इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन के अंदर में आपको क्या देखना है कि व्हाट आर द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लाइक E1 D1, और मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन के अंदर में आपको क्या देखना है H1 B1। तो यहाँ पर अपन दो कंसेप्ट इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, जिसको कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन भी बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन। वी हैव लर्न एंड हर्ड दिस टर्म मेनी टाइम्स बिफोर। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट होना मतलब क्या, जैसे अगर रे ऑफ लाइट किसी चीज पे पड़ता है और उसकी वजह से वो रे ऑफ लाइट बेंड हो जाता है टेंजेंशियल की तरफ, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसी को मैंने टेक्निकल फॉर्म में लिखा है, अ बीम ऑफ लाइट इज सेड टू बी रिफ्रैक्टेड व्हेन इट इज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हाइल पासिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू। ये अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो E1 नाम का एक रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट है, जो इस सरफेस के ऊपर, जो कि ये अपना एक बाउंड्री सरफेस है, इसके ऊपर गिरने के बाद ये नॉर्मल की तरफ मतलब परपेंडिकुलर की तरफ, मैंने पहले बताया नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल की तरफ परपेंडिकुलर की तरफ क्या करता है, बेंड करता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। To understand this concept of refraction in detail, we have considered this diagram in which one boundary is considered on the either side. E1 is the light of incident or E1 is the entering signal, E2 is the leaving signal, theta 1 is the incident angle, theta 2 is the refracted angle. हमेशा टेंजेंशियल जो होता है वो कंपोनेंट हमेशा जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट अपोजिट कंपोनेंट माना जाता है, और जो नॉर्मल है वो रियल कंपोनेंट माना जाता है। इसीलिए उसको हमेशा जो भी आपका परपेंडिकुलर रहेगा वो हमेशा कॉस में आएगा, और जो भी आपका टेंजेंशियल रहेगा वो साइन में आएगा। तो इट इज E1 cos थीटा 1, E1 sin थीटा 1 इसके टुकड़े, और E2 के दो टुकड़े आएंगे, E2 cos थीटा 2 एंड E2 sin थीटा 2। So let us consider E1 is the incident on a boundary with incidence angle theta 1. It is refracted in the medium 2 with boundary condition ET1 is equal to ET2। अब अपने को मालूम है, ये तो पढ़ा ही है अपन ने पिछले लेक्चर में कि बाउंड्री कंडीशन क्या है वहाँ पे ET1 is equal to ET2, और नॉर्मल की बाउंड्री कंडीशन क्या है वहाँ पे नंबर 2 DN1 is equal to DN2। अगर मैं इस DN1 इंटू DN2 को भी E में कन्वर्ट करता हूँ तो D का मतलब होता है एप्सिलॉन E, तो DN1 मतलब क्या होगा एप्सिलॉन 1 इंटू EN1, और DN2 मतलब क्या होगा एप्सिलॉन 2 इंटू EN2। ठीक है, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 3। तो अपने पास दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, जो कि इक्वेशन 2 का मॉडिफाइड वर्जन। इफ आई put the value of equation in equation 1 and equation 3, तो ET1 मतलब tangential of E1, tangential of E1 कौन है, तो sin थीटा है, तो इट इज E1 sin थीटा 1। और ET2 मतलब tangential of E2, तो इसका tangential कौन है, E2 sin थीटा। वैसे ही नॉर्मल मतलब cos, तो इट इज एप्सिलॉन 1 E1 cos थीटा 1, एप्सिलॉन 2 E2 cos थीटा। इसको मैंने नया इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 5। क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड के साथ। अगर E1 sin थीटा 1 को एप्सिलॉन 1 बाय E1 sin cos थीटा 1 से डिवाइड करता हूं तो E1 हो जाएगा कैंसिल। sin थीटा बाय cos थीटा क्या आ जाएगा, sin थीटा, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 tan थीटा 1, और इधर E2 कैंसिल, 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 tan थीटा 2, तो मैं tan थीटा 2 को लेके जाता हूँ उधर की साइड में, तो tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2। ठीक है, ये है क्या अपना रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, दैट इज tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव परमिलेबिलिटी एज एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2। अगर आप एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन R इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो तो tan थीटा 1 बाय tan थीटा का नया फॉर्मूला क्या आएगा, एप्सिलॉन R1 बाय एप्सिलॉन R2। ठीक है, इसी पे बेस एक न्यूमेरिकल अपन पढ़ते हैं। पहले इस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दो। an electric field in a medium an electric field in a medium
whose relative permittivity is 7, मतलब epsilon r is equal to 7, passes into the medium whose relative permittivity is 2, मतलब पहला एक मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है 7, और दूसरा मीडियम है उसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है 2। तो ER1 का वैल्यू हो गया 7, ER2 का वैल्यू हो गया 2। इफ E मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद बाउंड्री नॉर्मल, अगर E बाउंड्री नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब पहला एंगल थीटा1, तो व्हाट विल बी द व्हाट डज फील्ड मेक्स एन एंगल विद सेकंड डायलेक्ट्रिक। तो सेकंड एंगल आपको निकालना है। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा कि ER1 का वैल्यू है 7, ER2 का वैल्यू है 2 और थीटा1 का वैल्यू है 60 डिग्री और निकालना है थीटा2। तो फॉर्मूला क्या है कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर से, tan थीटा1 अपॉन tan थीटा2 इज इक्वल टू ER1 अपॉन ER2। तो tan 60 थीटा1 की जगह पर थीटा2 अपने को निकालना है, तो tan थीटा2 इज इक्वल टू 7/2। 7/2 मतलब कितना होता है 3.5। तो tan 60 का वैल्यू कितना आता है, इट इज √3। तो 3.5 डिवाइडेड बाय √3 अगर आप करेंगे तो आपको थीटा2 का आंसर मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू 26.33 डिग्री। ठीक है, एक चार्ट आप अपने सामने बना के रख दो बाउंड्री कंडीशन का, जो आपको न्यूमेरिकल के अंदर में भी काम में आएगा और इन जनरल भी काम में आएगा। आपको वो चीजें उस चार्ट के थ्रू समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब कुछ रिमाइंड करा देता हूँ तुमको। इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन जैसे अपनी है, तो इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन में मीडियम नंबर 1 क्या था अपना, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक में अपना बाउंड्री कंडीशन क्या है, ET1 इज इक्वल टू ET2, और नॉर्मल के लिए कंपोनेंट क्या है, DN1 इज इक्वल टू DN2। वो तो आप कन्वर्ट करना है तो आप सेकंड फॉर्मूला उसके ऊपर से बना सकते हो, आप उसको देख लो। ठीक है, फिर अगर डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर का रहा तो ET इज इक्वल टू 0, DN इज इक्वल टू, यहाँ पे सिग्मा लिखा है, अपन रो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने अपने एक्सप्रेशन के अंदर रो इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद कंडक्टर और फ्री स्पेस के बीच में क्या है, dt इज इक्वल टू ET इज इक्वल टू 0 और dn इज इक्वल टू फिर से रो। और मैग्नेटिक की बाउंड्री कंडीशन क्या है, ST1 इज इक्वल टू ST2 और DN1 इज इक्वल टू DN। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चार्ट बना के उस चार्ट में ये बाउंड्री कंडीशन क्या करनी है याद रखनी है। ठीक है, अगला लेक्चर जो होगा बाउंड्री कंडीशन के बाद, मैं रादर देन मूविंग टूवर्ड्स द मैक्सवेल इक्वेशन, मैं न्यूमेरिकल की तरफ मूव करूंगा। तो अगला लेक्चर अपना न्यूमेरिकल होगा जहाँ पे ये अपने फॉर्मूले काम में है। ठीक है, यूजिंग, अब ये एक क्वेश्चन पूछा है बहुत बार पेपर के अंदर में, डिराइव और शो दैट यूजिंग बाउंड्री कंडीशन फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम d2 is equal to d1 into under root of cos square theta 1 plus epsilon 2 by epsilon 1 square into sin square theta 1। अब इसको प्रूव करने के लिए अगर अपन डेरिवेशन के क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं तो यहाँ पे दो वेरिएबल है d1 और d2। तो पिछला जो कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन है वही यहाँ पे अपने को लगाना है। सिर्फ वहां पे अपन ने जो सिग्नल लिया था वो E1 लिया था, और यहाँ पे प्रूफ में अपने को D1 D2 चाहिए। तो अपन E1 की जगह D1 लेंगे। हर वो जगह जहां पर E1 cos थीटा 1 था वहां पे D1 cos थीटा 1 आएगा। हर वो जगह जहां पे D1 sin थीटा 1 था वहां पे E1 sin थीटा 1 था वहां पे D1 sin थीटा 1 आएगा। मतलब D1 will be the entering signal, D2 will be the leaving signal, theta 1 will be the entering angle, that is incident angle, and theta 2 will be the refracted angle। नॉर्मल कंपोनेंट आएंगे D1 cos थीटा 1, D2 cos थीटा 1, और टेंजेंशियल कंपोनेंट आएंगे D1 sin थीटा 1, D2 sin थीटा 1। तो इसी को लेते हुए अपन पढ़ते हैं तो अपने को ध्यान में आएगा कि अपना बाउंड्री कंडीशन उस केस में क्या है, इट इज DN1 इज इक्वल टू DN। जनरलाइज नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन क्या है, DN1 इज इक्वल टू DN2। और ET का अब अपने को DT में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को एक्सप्रेशन काय में लाना है DT में। ये समझ में आया कि आपको प्रूफ काय में लाना है D में, तो आपको E को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा D में। तो ET1 कैन बी रिटर्न एज DT1 अपॉन एप्सिलॉन 1 और ET2 कैन बी रिटर्न एज DT2 अपॉन एप्सिलॉन T। ये हो गया अपना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन और 1 और 2 में उनके उनके वैल्यू डाल देते हैं। DN1 मतलब D का नॉर्मल कंपोनेंट पहला वाला, वो कौन है, D1 cos थीटा 1। DN2 मतलब D का नॉर्मल कंपोनेंट दूसरा वाला, D2 cos थीटा। और इसको अगर स्क्वायर करते हैं अपन तो ये आएगा D1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 और D2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2, और इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अपने दिल में सवाल आ सकता है कि सर अपन ने स्क्वायर क्यों किया, तो मैं आपको फिर से डेरिवेशन दिखा देता हूँ कि अपने को प्रूव करना क्या है। वहां पे स्क्वायर है इसीलिए मैंने स्क्वायर लाया, क्योंकि मुझे प्रूफ में स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आते हैं। DT1 का मतलब टेंजेंशियल, तो D1 sin थीटा 1 अपॉन एप्सिलॉन 1, D2 sin थीटा 2 अपॉन एप्सिलॉन 2। तो इस एप्सिलॉन 2 को लेके जाओ इधर की साइड, तो एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू D1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू D2 sin थीटा 2। इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 लेफ्ट हैंड साइड में, D2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2 राइट हैंड साइड में। इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को तुम थोड़ा ध्यान से देखो और तुमको क्या चाहिए उसकी तरफ वापस जाओ। तो अपने को चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ D2,
तो मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से अगर सोचता हूँ तो यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 में D2 कौन से साइड में, इधर की साइड में। तो अगर मैं 3 और 4 को ऐड कर देता हूँ तो राइट हैंड साइड का एडिशन क्या होगा, d1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 स्क्वायर d1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन क्या होगा, d2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस d2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब ये मैंने क्यों किया, तुम्हारे दिमाग में सवाल आया होगा, तो 1 मिनट में क्लियर हो जाए। अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड से d2 स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ तो अंदर बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री में 1, तो बचेगा सिर्फ d2 स्क्वायर। अगर उसका रूट ले लूंगा तो बचेगा d2, मुझे वही तो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसमें से d2 स्क्वायर कॉमन निकालूंगा और उसमें से d1 स्क्वायर कॉमन निकालूंगा। तो उधर की साइड में बचेगा कितना, d2 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1। और इसका ले लेते हैं रूट, तो d2 इज इक्वल टू d1 इंटू अंडर रूट ऑफ दिस रिमेनिंग टर्म, दिस विल बी द रिक्वायर्ड प्रूफ। यही तो अपने को चाहिए था, ठीक है, ये अपने को क्या करना था, प्रूफ। अब इसी पे बेस मैग्नेटिक का है। अब वहां पे था tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2, यहाँ पे लाना पड़ेगा म्यू 1 बाय म्यू। म्यू 1 बाय म्यू 2 मतलब मैग्नेटिक, तो हर वो जगह जहाँ पे E1 था वहां पे H1 आएगा, जहाँ पे E2 था वहां पे H2 आएगा, E की जगह H, D की जगह B। उसी तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिल जाएगा सेम फॉर्मूला, सेम न्यूमेरिकल, और सेम तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। समझ में, जिस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप पढ़ेंगे भी तो आपके ध्यान में आएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ तो देखो आपको समझा देता हूँ थोड़ा शॉर्ट। dn1 इज इक्वल टू dn2, वहाँ पे क्या था, dn1 इज इक्वल टू dn2, म्यू1 h1 तो h1 sin थीटा 1 h2 sin थीटा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया, ऐड करने सॉरी डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद sin बाय cos tan 1 बाय म्यू1 1 बाय म्यू2, तो tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2, ठीक है। इधर देखो b1 एंटरिंग है, b2 लीविंग है, b1 का एंगल है थीटा 1, b2 का एंगल है थीटा 2, सारे वाले टेंजेंशियल sin थीटा 1 sin थीटा 2 और सारे वाले नॉर्मल cos थीटा 1 cos थीटा। फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो क्या आएगा, bn1 bn2 एंड ht का कन्वर्शन होगा bt1 बाय म्यू1 bt2 बाय म्यू2। तो bn1 bn2 की जगह पे कौन आएगा, b1 cos थीटा 1 b2 cos थीटा, और उसका स्क्वायर करने के बाद b1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस b2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एंड देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 b1 sin थीटा 1 अपॉन म्यू1 प्लस b2 sin थीटा 2 अपॉन म्यू2। ऐड करने के बाद वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, b2 b1। सेम तरीका है, सेम तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप बाउंड्री कंडीशन को अच्छे से प्रिपेयर करो। इस यूनिट के अंदर में आज तक के पेपर के अंदर में 4 क्वेश्चन आते थे। एक हमेशा कंपलसरी बाउंड्री कंडीशन पूछा जाता था, एक उसके ऊपर का न्यूमेरिकल पूछा जाता था, एक मैक्सवेल का इक्वेशन पूछा जाता था, एक उसके ऊपर का न्यूमेरिकल पूछा जाता था। But what happened in the new syllabus is that they have removed the part of Maxwell's numerical. So you can expect the 2 questions on theory of the boundary condition. एक कोई भी बाउंड्री कंडीशन पूछेंगे वो 4 में से 100% पूछेंगे। उसके बाद एक कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन पर से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कोई भी डेरिवेशन या उसका फॉर्मूला tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा बाउंड्री कंडीशन से न्यूमेरिकल, और चौथा मैक्सवेल इक्वेशन के प्रूफ, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से इस यूनिट की प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, अगले लेक्चर में अपन देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बाउंड्री कंडीशन, और अगले लेक्चर में आते वक्त आपको क्या करना है, पूरे फॉर्मूले मकअप करना है, अच्छे से पढ़ के।